इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का सभी साथी और दोस्तों को नमस्कार। मैं आज एक बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान, विकसित पाकिस्तान, डेवलप्ड पाकिस्तान इकोनॉमिकली। और जब कोई कंट्री नेशन इकोनॉमिकली डेवलप हो जाता है तो वो मिलिट्रली भी डेवलप हो जाता है, एडवांस हो जाता है, जैसा कि चाइना का है। ये दो हाथ हैं, टू आर्म्स ऑफ ए बॉडी। एक शरीर के दो हाथ हैं, दोनों ही हाथ मजबूत होंगे या दोनों हाथ कमज़ोर होंगे? तो दोनों हाथ मजबूत होएंगे। 2025 चल रहा है, अगले 10 साल में 2035 तक नरेंद्र मोदी तो भारत के विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान 2035 में उससे पहले ही हो जाएगा। इंडिया 47 में भी नहीं होगा, 2047। उसकी वजह है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है। 1 लाख से ज़्यादा अपने मिलिट्री के और पुलिस के आदमी ने अपनी जान दी है। और वो सारी दुनिया में, और ख़ास तौर से जो 57 कंट्री का मुस्लिम वर्ल्ड है, न्यूक्लियर पावर है अकेला पाकिस्तान 47 कंट्रीज़ में, 57 माफ कीजिए 57 कंट्रीज में अकेला देश है जो कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बाकी किसी के पास नहीं। ये कैसे एकदम बदलाव आया? क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ, काउंटर टेररिज्म में सबसे मजबूत और ऊंचा झंडा लिए खड़ा है, वो खड़ा पाकिस्तान। उसके नतीजे में उसको ऑर्गेनाइज किया सारी दुनिया ने, उसको उसकी सच्चाई को जाना है, माना है। और इसलिए जो पाकिस्तान एक मोहरा कहते हैं यूज़ किया था यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार किए, अफगानी और पाकिस्तानी। और फिर यूएस के खिलाफ तालिबानी खड़े हुए, वो ट्रेंड में आदमी तो वही थे, नाम बदल गए। सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन और यूएस के खिलाफ तालिबान। तो अफगानों ने भी बहुत कुर्बानी दी है और पाकिस्तान को मजबूरी में कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि यूएस ने कह दिया कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। अगेंस्ट अस है तो तुम पे बमबारी करेंगे। मजबूरी में जो मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के, यूएस का हाथ थामना पड़ा। और उसकी कीमत भी, खर्चा तो सब यूएस का था, सऊदी अरबिया था, गल्फ कंट्रीज का था, मगर जो सफ़र हुए, विक्टिमाइज हुए, वो पाकिस्तानी हुए। ज़बरदस्ती उन्हें अफगानिस्तान के साथ की लड़ाई में घसीटा गया। इस बात को यह सब जग जाहिर है। जनरल मुशर्रफ ने तो बात खुद ओपनली कही कि हमारे सामने कोई दो रास्ते नहीं थे, एक ही रास्ता था। दो रास्ते तो तब होते जब हमारे पास ऑप्शन होता कि हम यूएस की जो अफगानिस्तान वालों को ज्वाइन करें या ना करें। हमारे सामने एक ही रास्ता था, या तो लड़ाई ज्वाइन करें
नहीं तो अपने ऊपर बम बम गिरवाएं। तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा भाई हमें तो माफ़ करो, हम आपका ही साथ दे देते हैं, हमें तो बख्शो, हमारी जनता को तो बख्शो। जो अच्छे लीडर होते हैं वो यही करते हैं। तो पाकिस्तान के जो लीडर थे उस टाइम, जनरल मुशर्रफ साहब, उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और यूएस का साथ दिया। तो यूएस को सब पता है कि हमने कैसे डरा धमका के पाकिस्तान को अपने तंबू के नीचे लिया, कैंप के नीचे लिया। असलियत किससे छिपती नहीं। पाकिस्तान ने उसकी बहुत सफ़र किया। उसके अपने सोसाइटी में कुछ लोग आतंकवादी बन गए, जो कि एक आम शांति पीस लविंग पाकिस्तानी मुसलमानों के नापसंद है। तो अब इसका सबको पता है कि पाकिस्तान तो विक्टिम है। जब 2016 में उड़ी को लेके इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, एयरफोर्स ने, उसके बाद 2019 में पुलवामा को लेके अटैक किया, वो झूठे सब इल्ज़ाम थे। और अब जो है पहलगांव को लेके 2025 में फिर 3 दफ़ा अटैक किया। तो पाकिस्तान तो विक्टिम है, इंडिया एग्रेसर है, हमलावर है। जैसे आजकल ईरान पे इजराइल है। तो पहले तो ये जो ईरान के प्रॉक्सी थे, हमास और हिजबुल्लाह, वो इजराइल पर अटैक करते थे, इजराइल डिफेंड करता था। तो अब जो उनका मालिक था हमास का और हिजबुल्लाह का, जो लिबनान में ग्रुप है, टेरर ग्रुप, उनका इसके ग्रुप को खात्मा कर देते। तो ईरान पर हमला कर दिया। आज चौथा दिन है लड़ाई का चल रहा है, मगर पाकिस्तान ने किसी पे हमला नहीं किया, कभी नहीं किया। हाँ, पहले तो किया था जब अयूब खान थे 1965 में। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब थे, वो भी एक दफ़ा हुआ था, वो कुछ पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। वो तो पाकिस्तान की गलती थी, मगर ये तीनों गलतियां ये नरेंद्र मोदी की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान में हमला किया, वो कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान ने ऑफर किया था पुलवामा में कि भाई जॉइंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करो और जो मुजरिम हो उसको सजा दो। इंडिया तो इंक्वायरी किया नहीं, इल्ज़ाम लगा दिया झूठा। अभी बिना इंक्वायरी के, बिना किसी सबूत के आप कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हो? बिना मुकदमा चलाए किसी को कैसे फांसी की सज़ा दे सकते हो? नरेंद्र मोदी ने वो किया, एक तरफा का दादागिरी मचाने की कोशिश की। साउथ एशिया में जो ये साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉपरेशन साराक, जिसका 1985 में चार्टर में अडॉप्ट किया गया था ढाका में, बांग्लादेश में, ये आज भी कागजों में तो जिंदा है। इसका सेक्रेटरीट काठमांडू में है, नेपाल में। और इस साराकी
जब 2014 में मीटिंग होनी थी पाकिस्तान में, मोदी जी गए नहीं, उसके बाद से गए नहीं, तो ये डॉर्मेंट हो गया, एग्जिस्ट तो कर रहा है कागजों पे, मगर फंक्शनल नहीं है, डिफेक्ट हो गया सारा। तो साउथ एशिया में इंडिया ने जो 6 कंट्री थे उनका कॉपरेशन था, उसको भी डिफेक्ट कर दिया। ये ठीक नहीं है। तो इसमें मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया ये मेंबर हैं। अफगानिस्तान भी बाद में ज्वाइन किया था। मोदी को तो पसंद ही नहीं है मुसलमान। साउथ एशिया पहले वो कहा हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे साउथ एशिया का, अभी ये कह रहे हैं मुस्लिम मुक्त कर देंगे साउथ एशिया। क्या जो करना करो आप, मुगलई लाल के सपने देखो, ख्वाब देखो, होना हुआ ना कुछ है। अब पाकिस्तान ने जो आतंकवाद के खिलाफ 10 साल से लड़ाई छिड़ी भी है, उसको इनाम भी मिल रहा है। पहले तो जो अफगानिस्तान की सैंक्शन कमेटी है उसका चेयरमैन बना दिया कि भाई अफगानिस्तान के मामले में आप फैसला लो, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, कुर्बानियाँ दी हैं, आपने उसकी वजह से बहुत दुख पाया। दूसरा जो है उसको अलजीरिया को चेयरमैन और पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने काउंटर टेररिज्म कमेटी का लीडरशिप दी है। पाकिस्तान वाइस चेयरमैन तो है, मगर वो अलजीरिया से बहुत बड़ा है, और ये दोनों ही काउंटर टेररिज्म की वजह से सफ़र कर रहा है, बहुत रहे हैं। और फिर इंडिया ने अटैक भी किया, अलजीरिया पे किसी ने अटैक नहीं किया, इसने ठीक दिया गया। और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया है पब्लिकली अभी 5-6 दिन पहले कि पाकिस्तान डेवलप कंट्री होगा अगले 10 साल में, 10 ईयर्स, यानी कि 2025 और 2035। और चाइना तो उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, सऊदी अरबिया भी कर रहा है, यूएआर भी कर रहा है, रशिया साइलेंट है। वो भी इंडिया की हरकतों की वजह से, जो हमेशा पिछले 70 साल से साथ दे रहा था, उसने भी इसका, मोदी की नलायकी की वजह से उसने इसका इंडिया का दामन छोड़ दिया। किसी को इंडिया से तकलीफ नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट से तकलीफ नहीं है। ये मोदी ने जो, नरेंद्र मोदी ने 2019 के बाद पिछले 6 साल में इंडिया को आतंकवाद का हब बना दिया, लोकली और इंटरनेशनली, ग्लोबली। जो पन्नू की हत्या हुई कनाडा में, अमेरिका में उसके निज्जर की हत्या हुई, निजाम कनाडा में पन्नू की हत्या का अटेम्प्ट हुआ, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में एंटी सिक्योराइड कराने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, और इधर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, लंकाशायर में एंटी मुस्लिम दंगे कराने की कोशिश की, और लंदन में एंटी सिख दंगे कराने की कोशिश, और बदनाम किया सिखों को, मुसलमानों को। जो यूएस पुलिस चीफ के, यूके पुलिस चीफ की इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट है, वो खुलेआम कहा है कि इंडिया जो है इसने स्पॉन्सर किया है एंटी मुस्लिम लंकाशायर में, और लंदन में तो ये करते रहते हैं। जब हम 2019 में गए थे लंदन, तो मुझे टैक्सी का ड्राइवर बता रहा था
वो सिख था कपूरथला से, वो मोना था, दाढ़ी उसने कटवाई की थी। वो पंजाबी असल में बोल रहा था, मैं समझ गया कि ये पंजाब का है। दिल्ली में तो बहुत पंजाबी आम एक बात है, मैं समझता हूँ पंजाबी लैंग्वेज। तो कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी, साल में एक दिन गुरु नानक बर्थडे पे वो गुरुद्वारे जाती थी। आज भी जो गार्ड्स है, रॉयल सिक्योरिटी के गार्ड, उसमें एक बटालियन सिखों की है और एक बटालियन गोरखों की है। इन्होंने हमेशा वफादारी रखी है इंग्लैंड की क्राउन गवर्नमेंट के साथ। जो गार्ड चेंज होते हैं, बड़ी सेरेमनी होती है, बहुत भीड़ होती है देखने। तो ये इंग्लैंड के तो हमेशा ही से दोस्त रहे हैं, इंग्लैंड के सभी दोस्त हैं। मगर मोदी ने जो काउंटर का आतंकवाद का हब बना दिया इंडिया को 2019 के बाद, 1900 से हब तो था ये आतंकवाद का। जब से हम राष्ट्रीय संघ बना है 100 साल पहले, तब से ही है। मगर जो ग्लोबल इंडिया से बाहर आतंकवाद का जो है, वो नरेंद्र मोदी ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 2019 के बाद बनाया। और तकरीबन 70,000 करोड़, ऐसा 68,000 करोड़ तो बजट है। ये सीक्रेट फंड्स का जो पार्लियामेंट से पास हुआ, और जो फाइनेंशियल रूल्स है उसमें 5% बजटरी एलोकेशन सब एक्सेस एक्सपेंडिचर कर सकता है विदा किसी फर्दर सेंक्शन के, पार्लियामेंट्री सेंक्शन के। वो रिवाइज एस्टिमेट्स में आता है। तो वो भी ओरिजिनल बजट एस्टिमेट और रिवाइज बजट एस्टिमेट, तो 5% आते हैं। इसका अंदर कि 68 ने लगाया 70,000, मोटे तौर पे 5, तो यही 71,000 करोड़ तक विदाउट फर्दर सेंक्शन के एक्सपेंडिचर क्या है। इतना बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि नरेंद्र मोदी पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। गरीब टैक्स पेयर का पैसा, हिंदू टैक्स पेयर का पैसे का आतंकवाद में इस्तेमाल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। खैर, जैसे रावण का एक दिन अंत हुआ, कंस का एक दिन अंत हुआ, नरेंद्र मोदी का भी एक दिन अंत होगा, राष्ट्रीय सेवक संघ RSS का भी अंत होगा। जब अयूब खां, जनरल अयूब खां प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, मार्शल लॉ लगा दिया था उन्होंने पाकिस्तान में। फिर बाद में सिविलियन पोस्ट ऑक्यूपाई कर ली उन्होंने, जो प्रेसिडेंट हो गए। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सरकारें तो आती जाती हैं, देश वहीं रहता है। तो 25 करोड़ के पाकिस्तान, तो उस टाइम भी पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर हो गई थी। आपको पाकिस्तान में कोई भिखारी नहीं दिखाई देता। इंडिया में तो भिखारियों की बहुत लगी भी है, दिल्ली में ही, हर चौराहे में भीख मांगने वाले आ जाते। तो पाकिस्तान को उसका इनाम दिया जा रहा है। 2 कमेटियों का, एक का चेयरमैन, एक का वाइस चेयरमैन बना दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। दोनों बड़ी पावरफुल कमेटी है। सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के थ्रू फंक्शन करती है। तो इंडिया के आतंकवाद का खुलासा हो गया और उसके हमलावर एटीट्यूड का। 2015 में जब नेपाल का ब्लॉकेट किया था, क्योंकि वो चाहता था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को नरेंद्र मोदी चाहता वो बने, उन्होंने भुगता नेपाल ने
तकलीफ भुगती, बात नहीं मानी, संविधान अपने मन मुताबिक लाया। नतीजा ये हुआ कि चाइना ने मदद की, पाकिस्तान की मदद को चीन आ गया। नहीं तो इंडिया कभी का हमला कर देता नेपाल पे, और क्योंकि उसकी बैक पे पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान की बैक पे चाइना, ऐसी नेपाल की बैक पे भी चाइना। उसके बाद जो था भूटान में, क्योंकि इंडिया का इल्ज़ाम ये था कि नेपाल जो है कम्युनिस्ट है, ये चाइना की तरफ का झुकाव है। ऐसे ही भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी इंडिया का इल्ज़ाम था, सबूत कोई पेश नहीं किया कभी उसने। मैं तो आर्बिट्रेटर हूँ, मुझे तो किसी चीज़ के लिए सबूत चाहिए ना फैसला करने के लिए। आप जज है तो आपको सबूत चाहिए फैसला करने के लिए। तो क्योंकि मैं पिछले 20 साल से इंडिया का सीनियर मोस्ट आर्बिट्रेटर हूँ, 80 साल की मेरी उम्र हो गई, तो मेरी पावर जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से ज़्यादा पावर होती है एक आर्बिट्रेटर में। और जैसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लगती है, ऐसे आर्बिट्रेटर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लगती है। सिर्फ यह है कि आर्बिट्रेटर सिविल केसों का हमारा जुडिक्शन है, उसका क्रिमिनल केस पर नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का क्रिमिनल केस में भी होता है, सिविल क्रिमिनल दोनों में होता है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के फैसले के खिलाफ 100 नुक्ते मिल जाएंगे आपको अपील करने के लिए। आर्बिट्रेटर के लिए सिर्फ 2 ही नुक्ते हैं। वो कौन से 2 नुक्ते हैं? कि आर्बिट्रेटर ने एक पार्टी की बात सुनी, दूसरी पार्टी को बात कहने का मौका नहीं दिया, या वो उसने बेईमानी कर ली, एक पार्टी से रिश्वत खा लिया। रिश्वत खाने वाली तो बात बड़ा मुश्किल साबित करना। हाँ, ये अलबत्ता साबित की जाए। मेरे वार्ड को जो थे राजस्थान जयपुर हाई कोर्ट में चिन्हित किया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। मैं मानता हूँ मैंने इंटरेस्ट उसको बहुत ज़्यादा दे दिया पार्टी को। मुझे हाई कोर्ट के जज ने पूछा, भाई इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है ज़्यादा देने का, आप बताइए, डिटेल जस्टिफिकेशन दिया, आप बताइए इसमें क्या कमी है। फूड कॉर्पोरेशन का वकील बता नहीं सका, तो उन्होंने मेरा अवार्ड अपहेल्ड किया। मैं तो सरकारी नौकरी में, मैं तो वकील का जो टॉप इंडिया हमारे पैनल पे होते थे वकील, वो जो ड्राफ्ट बना के देते तो अमल नहीं कर देता था, फिर आकर डिस्कस होता था शाम को। तो कपिल सिब्बल जैसे इंडिया के टॉप कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर है, वो हमारे डिपार्टमेंट के पैनल पर थे। मैं जाता था शाम को था, वो 5:30 बजे के बाद मिलते थे सैलरी फार्म में, अपने फार्म हाउस। तो बताते थे, वो कहते थे भैया या इसको ठीक है, इसको बदलवा लो, चेंज करा लो, और इसको क्या कहते, इसको चलो जो को ठीक लगता था तो वो कहते ठीक है, इसको चेंज करा दो जैसे आप चाहते हो। और कुछ होते कहते नहीं यार चलने तो ठीक है। अब मजाक क्या किस्म के यार तो होता था। तो इंडिया के टॉप के एडवोकेट से ये इंट्रैक्शन होता था। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स के बाईलॉ चेंज किए दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें से एक वकील तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रिटायर्ड हुए थे 2024 में, और राजस्थान हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस भी बन गए थे। तो मैं ऐसे वकीलों के सामने खड़ा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दफ़े गया हूँ। तो मुझे किसी कोर्ट से कोई नहीं लगता, मुझे तो इंसाफ पसंद है, मैं इंसाफ पसंद आदमी, मुझे इंसाफ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरी खुशी मेरे इंसाफ में ही है। अब तो मेरा बेटा भी आर्बिट्रेटर बन गया, मेरी बड़ी बेटी भी बन गई, छोटी बेटी सोनदा, वो भी उसकी लिबर्टी है आर्बिट्रेटर बनने की, वो एडवोकेट है, जब चाहेगी तब बन जाएगी। अब मैं तो 81 साल का हो गया, और 3 महीने बाद 82वां साल चालू हो जाएगा, तो बुढ़ा हो गया, और दिल दिमाग से अभी भी जवान हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहना यह है कि बुराई का अंत बुरा, रावण का भी अंत बुरा, कंस का भी अंत बुरा, नरेंद्र मोदी का भी अंत बुरा ही होगा।
ये हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के जा रहा है। जो इसको ये इसलिए ये देशद्रोही है, गद्दार है। जब इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गैरस से, वो भी देशद्रोही है, गद्दार है, जो देश के अशांति और दंगा फसाद और आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहा है। बहुत गलत, निहायत गलत बात है। तो एक तो चीज़ है कि इंटरनेशनल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, बाकी भी होती है। बाकी तो पाकिस्तान को खुद करना पड़ेगा। उसका जुड़ाव उधर तो नेपाल, क्या नाम, माफ कीजिए, ईरान जो बलूचिस्तान है, उसका 1/3 पोर्शन ईरान के पास है, 2/3 पाकिस्तान के पास है, जहाँ से हिंदू शब्द पैदा हुआ 2300-2400 साल पहले। फिर अफगानिस्तान, और उसके बाद सेंट्रल एशिया आ गया, और फिर यूरेशिया आ गया। तो जो सिल्क रूट था, जो वर्ल्ड की जीडीपी का 23% जो था, इंडिया का एक्सपोर्ट था, ट्रेड, तो वो पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन कर लिया, और चाइना ने ऑलरेडी पहले ज्वाइन किया हुआ है। तो इसी की वजह से चाइना डेवलप हो गया, अब पाकिस्तान भी डेवलप हो जाएगा। और 2025 डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, उनके मुंह में घी शक्कर, देसी घी का लड्डू, गौन कतीरे वाला, जो बेसन का दे दिए आप, सूजी का दे दिया, आपकी जो खुशी है वो लड्डू दे दीजिए पाकिस्तान के मुंह में। तो नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ अच्छी उन्होंने नेक नीति दिखाई, और पाकिस्तान को वर्ल्ड में, दुनिया में टेररिज्म खत्म करने का झंडा उनके हाथ में थमा दिया गया। तो देखो प्यारे दोस्तों, क्या होता है। पाकिस्तान ने तो विकास का रास्ता, विकसित पाकिस्तान का रास्ता पकड़ लिया, और इंडिया जो है वो तो साउथ एशिया में अंधे कुएं में, अंधा कुआं जानते हो क्या, जिसमें पानी नहीं होता, गिर गया तो निकल के बाहर आना बड़ा मुश्किल, किसी को दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। तो इंडिया को तो मोदी ने अंधे कुएं में डाल दिया, और पाकिस्तान को सारी दुनिया ने, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जा नहीं सकता सेंट्रल एशिया में, बाहर अपने आप को आइसोलेट कर लिया वर्ल्ड कम्युनिटी। आज अकेला थकेला पड़ गया, इंडिया के साथ दुनिया में कोई नहीं है। तो इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, और सब पाकिस्तान के साथ है। जो इंडिया का दोस्त था रशिया, वो भी, उसने भी साथ नहीं दिया, वो चुप बैठ गया। मेरे को चुप तो नहीं बैठ सकता। पाकिस्तान की मदद करने को वो भी आगे बढ़ा, यूएस भी बढ़ा, चाइना तो है ही, और ये अरब कंट्री, सऊदी अरबिया, अभी तो ईरान अपने झंडे में फंसा हुआ है, निकल आएगा जल्दी। तो सब यूएस सब फाइनेंशियल एड करेंगे, तो पाकिस्तान तो विकसित पाकिस्तान बन जाएगा 2035 तक। मुबारक हो भाई, पाकिस्तानी भाइयों। सरकारें तो आती है, मैं सरकार को कोई मुबारकबाद नहीं देता, हाँ लीडरशिप होती है उनकी। पाकिस्तान में बड़ी कैपेबल लीडरशिप है, सज्जन शरीफ आदमी की है, वो नवाज शरीफ, छोटे भाई शहबाज शरीफ रोजाना दाढ़ी बनाते हैं, उन्होंने ना दाढ़ी रखी हुई ना मूछ रखी हुई है। इसमें नरेंद्र मोदी ने बकरा कटना, दाढ़ी और मूछ रखी है, उसके पीछे ना अपना पाप छिपाने की कोशिश करता है दाढ़ी के पीछे। वो ऐसे काले कारनामे सफ़ेद दाढ़ी के मूछ के पीछे छुपाए नहीं छुपते, उजागर हो गए, अलग थलग पड़ गया।
चले थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने, खुद हो गए अलग थलग। जनता अलग थलग नहीं हुई, राष्ट्र अलग थलग नहीं हुआ, मोदी की लीडरशिप अलग थलग हुई। तो चलिए प्यारे दोस्तों, जो होना होता तो वही है, जो मंजूर खुदा होता है वही होता है। हम आप है कौन? हम ना किसी के हैं ना कोई हमारा है। मैं तो 80 साल का हो गया, मैं तो यही कहता हूँ, ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, और क्या कहूँ, यही तो सच्चाई है। जब यही सच्चाई है तो वो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।